हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 5 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 5 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। बीते 2 दिनों से जैसा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि 9 जुलाई तक आप लोगों को वीडियो शेयर करना है। हालांकि अब 3 दिन ही शेयर करना है। भरपूर आप लोग सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम है। तो आने वाले 3 दिनों तक अपना यही जो सहयोग है आप लोग बनाए रखिए। ठीक है। और जैसे कि हम डेली रिवीजन करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 4 जुलाई को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रखे थे। हमने डिस्कस किया था नाटो यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका शिखर सम्मेलन स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई है केथलीन ब्राउनी जैक्सन। ऑस्ट्रिया सेना और भारतीय सेना के बीच में जो 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता है, ये उत्तराखंड के देहरादून में संपन्न हुई है। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है स्काई कोविनिन, इसके उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में तेलंगाना ने टी हब सुविधा की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 51 फीट ऊंचे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। और एकनाथ शिंदे जो है ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उद्धव ठाकरे का इन्होंने स्थान लिया है। ये हमने कल पढ़ लिया था। हमारा जो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि हाल ही में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इसका जो है सबसे बड़ा ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना की लोकेशन तो आप जानते ही है ना, ये दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो रामागुंडम जो कि तेलंगाना का एक एरिया है, रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती हुई ये सौर ऊर्जा परियोजना है। यदि हम पूरे दक्षिण भारत में कहें, मतलब ये जो दक्षिण का एरिया है ना, यहाँ तैरती हुई जो सौर क्षमता है ये 217 मेगावाट की है, जिसमें कि इकलौता अब तेलंगाना जो है 100 मेगावाट ये प्रोड्यूस करने जा रहा है। हालांकि यहाँ सौर ऊर्जा परियोजना के अलावा भी कई रिन्यूएबल एनर्जीज की परियोजनाएं चलती हैं, जैसे कि गैस आधारित परियोजना, कोयला आधारित पनबिजली, ये सभी यहाँ ऑलरेडी संचालित हैं। अभी जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो कि एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, तेलंगाना के रामागुंडम में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके दो फैक्ट मुझे नहीं लगता कि अब किसी को रटाने की जरूरत है कि भारत का पहला डॉग पार्क, दूसरा भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला। इतने बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे नहीं लगता अब किसी भी स्टूडेंट को ये दिमाग से स्किप भी होगा, सपने में भी आप लोगों को ये याद हो ही चुका होगा। एक एडिशनल जानकारी आज मैं आप लोगों को हैदराबाद से रिलेटेड बता देती हूँ। अभी 8 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी मौके पर भारत का पूरी तरह से महिला स्वामित्व वाला जो औद्योगिक पार्क है, इसी तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुआ था। ठीक है। और ये तो आप लोगों को मालूम है, तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया था। कुछ एडिशनल जानकारी आज मैं तेलंगाना से रिलेटेड आप लोगों को बता देती हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव ये तेलंगाना में है। ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त गांव सबसे ज्यादा ये तेलंगाना में ही है। बेरोजगारी के मामले में यदि हम बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी ना ये तेलंगाना में, सबसे ज्यादा कहाँ है तो ये हरियाणा में है। अब कुछ प्रोजेक्ट की यदि मैं बात करूं, जैसे कि बात की जा रही भारत की सबसे बड़ी, तो वैसे भी आप कई चीजें रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये गुजरात में बनेगी। वैसे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला तो असम के जोगीघोपा में नितिन जयराम गडकरी जी ने लास्ट ईयर ही रख दी थी। तो पहला असम में, लेकिन सबसे बड़ा अब गुजरात में बनेगा। वैसे ही गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसे आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत को जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, 20,000 लोगों की बैठक क्षमता है, ये ओडिशा में स्थापित किया गया है। कर्नाटक में टॉय हब बनाने के लिए, मतलब कि भारत की जो डिपेंडेंसी है खिलौने के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए, मोस्टली भारत चाइना के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि चाइना के जो खिलौने हैं सस्ते मिलते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो भारत को एक खिलौना हब बनाने के रूप में कर्नाटक में ये स्थापित किया जाना है।
अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया नहीं, ये करने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका जो उद्घाटन है गुजरात में करेंगे, गुजरात के गांधीनगर में। ये वही गांधीनगर है जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। वही अमित शाह जी जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो भारत जो है काफी आगे निकल रहा है और निकलते ही जा रहा है। जो डिजिटल इंडिया पहल थी भारत की, हालांकि आप लोगों को चलो बताना है कि डिजिटल इंडिया ये लाया कब गया था, मतलब पहल है जो इसकी कब शुरू की गई थी, क्योंकि काफी बार स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है, जनधन खाते से रिलेटेड भी पूछा जा चुका है, आपको इसका जवाब देना है। तो डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भारत अभी तक कौन कौन सी पहले कर चुका है और इस क्षेत्र में भारत और कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर्पज से इसका जो एक तरह का इवेंट है डिजिटल इंडिया वीक, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसकी थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेड। ठीक है। गुजरात के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ से आप लोगों को बताना भूल गई, जो कि मैं चाह रही थी बताना। आज ना मैं आप लोगों को स्टैटिक पार्ट कवर कराना चाह रही थी। मैं सोची कि आज जितने भी राज्यों का डिस्कशन आएगा यहाँ मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके जो है कवर करा दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो मिस कर गई हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से कवर कर लेते हैं। तेलंगाना का स्टैटिक जीके ये बताना चाह रही थी मैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ। नेशनल पार्क की मैं बात करूं, जगह तो नहीं है नेशनल पार्क, तो मृगवानी नेशनल पार्क, और एक प्रमुख नेशनल पार्क मृगवानी नेशनल पार्क है जो कि तेलंगाना में है। एक हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये जो प्रमुख झीलें हैं ये तेलंगाना में हो जाएगी। और फेस्टिवल जो कि हाल ही में मनाया गया, तो देखो माँ काली को समर्पित एक फेस्टिवल यहाँ का बोनालू फेस्टिवल एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा एक फूलों का त्योहार है बथकुम्मा फेस्टिवल, ये हाल ही के दिनों में मनाया गया है। फिर गुजरात का भी आज स्टैटिक है, डिस्कस करेंगे। बेसिक तो आप जानते हो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेशनल पार्क के बारे में यदि मैं बात करूँ ना, तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। अच्छा, प्रमुख बांधों के बारे में यदि डिस्कशन आए ना, तो गुजरात से रिलेटेड एक प्रमुख बांध आप लोगों को याद रखना है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये तो गुजरात में है, लेकिन किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम होता कहाँ से है भाई? मेरे ही घर से 50 मीटर भी दूर नहीं है माँ नर्मदा का उद्गम। अमरकंटक की सुंदर पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र से लगता है, मतलब मध्य प्रदेश से बहती हुई, थोड़ा सा महाराष्ट्र से सीमा लगी, और बाद में गुजरात से बहती हुई ये इसी खंबात की खाड़ी में समा जाती हैं। ठीक है। और स्टैटिक में बस इतना ही। एक लोक नृत्य यहाँ का रिलेट कर सकते हो, गरबा डांडिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। गुजरात से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इंडेक्स याद रखेंगे। जो गुजरात है ना, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। और उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट करोगे? क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इस इवेंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो बाकी 3 ऑप्शन भी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेट करो कि इन राज्यों में ये क्या उद्घाटन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो आप वाराणसी रिलेट कर सकते हो, जहां से इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। उत्तराखंड के केदारनाथ में इन्होंने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने एथेनॉल 100 पहल की शुरुआत की थी। हालांकि मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भी हाल ही के दिनों में किया था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ना थोड़ा पढ़ा हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको क्या बताया था कि झारखंड और किसके बाद, हाँ, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद यूरेनियम उत्खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है राजस्थान। ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछेगा ये कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा मैंने आज डिफरेंट वे में इस क्वेश्चन को रखा है कि किस राज्य के सीकरी जिले में खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए, तो वही है राजस्थान, राइट आंसर है। यूरेनियम के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सफेद चमकीला पदार्थ होता है ये, और इसका जो सिंबल है कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 92 है। मतलब कि ये किसी भी मतलब इसे खुला नहीं छोड़ सकते, किसी भी पदार्थ के साथ ये
क्रिया कर लेता है और ज्वलित हो जाता है, यानी कि जलने लग जाता है। और परमाणु बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके बारे में काफी चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी, इसलिए यूरेनियम से रिलेटेड तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें जो कि भारत के अन्य हिस्सों में पाई गई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जिसे 2019 के यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहीं से 120 किलोमीटर दूर इसके भंडार है जो ये पाए गए हैं। तो दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में, जो कि आसानी से नहीं मिलता उसे हम कहते हैं दुर्लभ, इन खनिजों में इसका नाम आता है। और कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देशों के रूप में इन्हें हम जानते हैं। अभी इसका उत्खनन जो है राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के बारे में यदि मैं बात करूँ तो आज भी यहाँ राजस्थान से रिलेटेड स्टैटिक तो डिस्कस करेंगे, बेसिक बेसिक पॉइंट यदि हम जान लें तो जयपुर राजधानी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से यदि आप रिलेट करोगे तो मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवला देव, भरतपुर और रणथंभौर प्रमुख नेशनल पार्क है। जिसमें कि आप हाईलाइट करेंगे ना केवला देव नेशनल पार्क को, केवला देव नेशनल पार्क, तो बोमा टेक्नोलॉजी, अफ्रीका की जो बोमा टेक्निक है इसको उपयोग करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। बोमा टेक्नोलॉजी है क्या, अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये रिलेट करके आप लोगों को याद रख लेना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है, ये कौन बना है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, तो ये राजस्थान में ही हो जाएगी। अब स्टैटिक क्या डिस्कस करोगे यहाँ, तो यहाँ भी आप राजस्थान से रिलेटेड बांध रिलेट कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ राजस्थान के प्रमुख बांध। तो प्रमुख बांध में ना एक आप रिलेट कर सकते हो राणा प्रताप सागर बांध, और दूसरा आप रिलेट कर सकते हो जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध आप लोगों को याद रख लेने हैं कि राजस्थान में चंबल नदी पर है, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य रिलेट करोगे ना तो ये भी इजी है। घूमर तो आप जानते ही हो। एक मैंने आप लोगों को डांडिया बताया ना, तो डांडिया और कुछ क्षेत्र में ही राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखो खोज की बात की जा रही है कि विशाल भंडार पाए गए हैं। सेम वैसे आप रिलेट करोगे ना तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के जमुई इलाके में विशाल सोने के भंडार पाए गए हैं। एक बंदर की जो नई प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई गई है, जबकि डायनासोर का जो सबसे पुराना जीवाश्म है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के पास इसकी पुष्टि की गई है। नाइट फ्रैंक के द्वारा भी हाल ही में एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं जो प्रशांत महासागर के एशियाई क्षेत्र से लगने वाली शहरों की यदि मैं बात करूं तो सस्टेनेबिलिटी सूचकांक में कौन सा शहर टॉप पर है, इसमें जो सिंगापुर है। ये आप बोलेंगे शहर नहीं है तो देश है, देखो सिंगापुर की कैपिटल है तो सिंगापुर सिटी है, तो ये सस्टेनेबल इंडेक्स में टॉप पर रहा है। सस्टेनेबल मतलब कि शहरीकरण का दबाव, कार्बन उत्सर्जन, कौन सा जो शहर है कार्बन का उत्सर्जन, हालांकि कई तरीकों से कार्बन का उत्सर्जन हो सकता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, इस हिसाब से भी हम देखें जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कि सिंगापुर तो टॉप पर है, इसके बाद सिडनी और इसके बाद वेलिंगटन, ये हो जाएगी टॉप 3 शहर इसमें टॉप पर रहे हैं। और फिर इसमें भारत की तरफ से बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है और मुंबई है। लेकिन इन 36 शहरों में भारत की तरफ से टॉप पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको बता दिया ना मैंने, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। सिडनी कहाँ है, सिडनी है कहाँ, सिडनी ना ऑस्ट्रेलिया में है। और वेलिंगटन कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन हो जाएगी। ये टॉप 3 हो गई। अब चलो हम अदर ऑप्शन को रिलेट कर लेते हैं। वियना, वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है वियना। अभी हाल ही में ये मोस्ट लिवेबल सिटी बनी है, यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है ये वियना ही बना है। भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये बैंगलोर कर्नाटक है। और सिंगापुर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखो एप्पल के द्वारा फ्लोटिंग
रिटेल स्टोर, इसका जो पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर है ये इसे सिंगापुर में स्थापित किया गया। लंदन, जो कि यूके की कैपिटल है, टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ये जो लंदन है ये भी हाल ही में किस मामले में टॉप पर है? तो स्टूडेंट की सिटीज रैंकिंग रिलीज की गई थी, किसके द्वारा? क्यूएस, क्वेकरली साइमंड्स के द्वारा। इसमें लंदन टॉप पर है। लेकिन ओवरऑल हम भारत की तरफ से बात करें कि कौन टॉप पर है, तो इसमें मुंबई टॉप पर हो जाएगी। दिल्ली तो ये सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है, यानी कि प्रति वर्ग मील में यदि हम देखें तो 1800 से अधिक सीसीटीवी यहाँ निगरानी के लिए हैं। और दुनिया का सबसे प्रदूषित, यानी कि आईक्यू एयर के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इसमें बताया गया था कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये दिल्ली ही हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? मतलब मिस इंडिया बनी है, अब ये मिस वर्ल्ड के लिए भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ये कहने का मतलब है। तो ये भी हाल ही में जीत लिया है खुशी पटेल ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, मात्र 22 साल इनकी उम्र है और ये बिलोंग करती हैं कर्नाटक से, है ना। तो इसमें ये टॉप पर है सिनी शेट्टी, मैंने सिनी शेट्टी खुशी पटेल कह दिया, माफ कीजिएगा। वही मैंने कहा ना, क्योंकि खुशी पटेल का डिस्कशन अभी 2 दिन पहले ही तो हमने डिस्कस किया खुशी पटेल से रिलेटेड। खुशी पटेल का कौन सा फैक्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही के दिनों में? रिलेट करो। देखो खुशी पटेल है ना जो, ये अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई हैं। भारत के बाहर होने वाली ये सबसे बड़ी ब्यूटी पेजेंट यानी कंपटीशन है सौंदर्य का, खुशी पटेल ने ये जीता था, भारतीय मूल की है। सिनी शेट्टी जो कि बिलोंग करती हैं कर्नाटक से, इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसमें पहली रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर रही थी राजस्थान की रूबल शेखावत, और इसमें तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की जो सिनाता चौहान है, ये सेकेंड रनर अप यानी कि तीसरे स्थान पर रही हैं। हरनाज सिंधु, इन्होंने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स तो हरनाज सिंधु बनी, मिस वर्ल्ड ये बनी थी पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। तो ये भी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? देखो, एक चीज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, भले गूगल करके आंसर देना, लेकिन देना। बेसिक पूछ रही हूँ कि इन राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की कब से गई थी? जो आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ते हैं ना, वो दूसरे हैं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत तो 2018 से की गई थी। मैंने बताया था ना, दिल्ली से की गई थी इसकी शुरुआत 2018 से। लेकिन ये जो राष्ट्रीय खेल है इसकी शुरुआत कब से की गई थी? क्योंकि सीक्वेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 35वां संस्करण इसका 6-7 साल पहले खेला गया था। अभी जो 36वां संस्करण है ये इसका होना है गुजरात में। गुजरात के बारे में इससे डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि अभी बीच में डिस्कशन आया था तो हमने पढ़ लिया है। अभी लास्ट टाइम ये ना केरल में हुए थे 2015 में, तब से हुए नहीं, तो अब ये होने हैं गुजरात में। अब यहाँ मैं खेलों को ही रिलेट कर लेती हूँ, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 ये दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि इसका पहला एडिशन रहा था। इसका जो दूसरा एडिशन था ये पुणे में आयोजित किया गया। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा के पंचकुला में। पंचकुला में। और इसमें टॉप पर कौन था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में टॉप पर यही हरियाणा रहा था। जबकि ओडिशा में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर 2023 में ये इसी ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। इसी ओडिशा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन किया गया। जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था ना, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसमें कि टॉप पर कौन थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अभी कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बैंगलोर में आयोजित किया गया, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप पर थी। मध्य प्रदेश में देखो, अभी जो 2022-23 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये मध्य प्रदेश में आयोजित होने हैं। अगला प्रश्न है, DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाला जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है UAV, UA की फुल फॉर्म बनती है अनमैन्ड यानी कि बिना मानव का एरियल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो DRDO के द्वारा इसका जो सफल परीक्षण है अभी हाल ही में कर्नाटक से किया गया है। कर्नाटक का जो चित्रदुर्ग रेंज है यहीं से भारत का पहला बिना पायलट के उड़ने वाला ये लड़ाकू विमान है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये 30,000, ऐसा माना जा रहा है कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है।
और ये इसका जो वजन है यानी कि वेट, ये 15 टन से भी कम है। ठीक है। और इस ड्रोन के माध्यम से मिसाइल, बम, प्रेसिशन गाइडेड हथियार ये दागे जा सकते हैं। और स्वदेशी जो इंजन है जिसका नाम है कावेरी, स्वदेशी कावेरी इंजन इसमें लगाया गया है। और अभी अंदाजा ये है कि 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। बिना पायलट का ये विमान है। और ये एक छोटा एक मानव रहित विमान है, इसमें टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैंने कलवरी बताया, कलवरी इंजन का इस्तेमाल तो किया गया है इसमें, मैंने पढ़ा जरूर था इसमें। ठीक है। और इसे एडीई यानी कि वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बैंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। और सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो आज थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। बलस्य मूलम विज्ञानम मोटो हो जाएगा। और जी सतीश रेड्डी ये हो जाएंगे इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि अध्यक्ष इसके यही हो जाएंगे। और फिर बस इतना। फिर डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक रक्षिता एम्बुलेंस ये भी तो विकसित की थी, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। बस यहाँ से इतना ही डिस्कशन करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन इस योजना की शुरुआत की गई है ना। विधानसभा से विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसके पहले जो घोषणा की गई थी, तो अब धीरे धीरे उसे कंप्लीट करने के स्वरूप में यदि हम देखें तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है जो, ये बस में महिलाओं के टिकट की कीमत है जो, इसमें 50% की छूट देना चाहती है। इसी के लिए महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की। और इसके लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी शिमला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का भी तो हम स्टैटिक डिस्कस करेंगे, एक दो करंट का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ई कैबिनेट और ई परिवहन नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी है, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये हिमाचल प्रदेश ने ही जीती थी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मोस्टली ना जो ताल शब्द आए, ऐसा कोई भी लेख जिसमें ताल आता है, ताल जैसे कि नैनी ताल, डोडी ताल, भीम ताल, सात ताल, देव ताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, माला ताल, ताल 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 आए तो वो उत्तराखंड का है। लेकिन केवल दो ताल आप लोगों को याद रखना है जो कि हिमाचल प्रदेश का है। कौन कौन से दो ताल हैं? चंदा मामा, सूरज। सूरज को तो मामा नहीं बोल सकते भाई। सूरज ताल और चंद्र ताल, केवल दो। सूर्य और चंद्रमा ये कहाँ के हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के। बाकी आप क्या याद रखेंगे? बाकी हो जाएंगे उत्तराखंड के। ताल वाले मतलब, अब बांध रिलेट कर लो, यहाँ कभी बांध क्यों छूट जाए। तो देखो, रणजीत सागर बांध जिसे आप थीन बांध के नाम से जानते हैं, है ना, तो ये रावी नदी पर है। मतलब सीमा साझा करता है ऐसा आप कह सकते हो। इसे नहीं भी, चलो रणजीत सागर में हटाऊंगी, रणजीत सागर नहीं याद रखो आप लोग। इसमें आप एक भाखड़ा नांगल, क्योंकि भाखड़ा नांगल में ना रंजीत सागर नहीं याद रखना, बाय मिस्टेक, चलिए हटा दूंगी मैं उसे। भाखड़ा नागल बांध। अब आप लोग कहते हो पंजाब में कि हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है ये भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। एक पोंग बांध आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो पोंग बांध है ये व्यास नदी पर है। कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और कुछ बच रहा है? अब देखो यहाँ योजनाओं का डिस्कशन आया है, तो अब हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट तो डिस्कस कर लिए। अब यहाँ योजना है तो बाकी ऑप्शन को भी हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि हरियाणा जो हो जाएगा ना, हरियाणा ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की जो शुरुआत है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा का है, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश का है, जिसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में माँ की गोद यानी कि वोडी अम्मा वोडी योजना की शुरुआत है जो, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं? तो देखो, हेरा फेरी जो हुई है, मतलब मूवी वाली नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस हिसाब से तख्ता पलट हुआ है उस हिसाब से राहुल नार्वेकर जो है ये भारत के सबसे कम उम्र के विधायक है जो कि बन गए हैं। 45 साल की उम्र में ये यहाँ के यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो कि चुने गए हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डीबी पाटिल बनाए गए हैं, सॉरी एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल तो वही भगत सिंह कोश्यारी, और अभी है जो नाना पटोले के इस्तीफे के बाद इन्हें ही रिप्लेस कर दिया राहुल नार्वेकर ने, जो कि सबसे कम उम्र के भारत के विधायक बन गए हैं। वैसे हम बात करें तो जो सन्नो देवी है ना, ये भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। किसकी थी, चलो आप लोग बताइएगा। जबकि भारत के पहले लोकसभा जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मीरा कुमार जो थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। लेकिन थोड़ा आप करंट से अपडेट होके चले ना, तो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज से रिलेटेड है, ये 12 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। जबकि भारत की सबसे युवा सांसद 17वीं लोकसभा के दौरान, इनका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, चंद्राणी मुर्मू। मुर्मू नहीं, देखिए जुबान कैसे स्लिप करती है, मुर्मू। तो ये ओडिशा से चुनी गई थी सांसद, 25 साल में सांसद बनी थी, और 45 साल में सबसे युवा लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं राहुल नार्वेकर। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष जो कि टी राजा कुमार बन गए हैं। एफएटीएफ के बारे में पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी, G7 कंट्रीज द्वारा स्थापित ये संगठन है जो कि टेरर फंडिंग पर निगरानी रखने का कार्य करती है। 1989 में इसकी स्थापना हुई। 2010 से भारत इसका मेंबर बना। पहले ऑब्जर्वर था लेकिन पूर्णकालिक सदस्य इसका बना 2010 में। डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए एफएटीएफ के बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। बस ये डिस्कस कर लो कि 2018 से जो पाकिस्तान है इसकी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अजय कुमार माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं। कैथरीन रशेल यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की डायरेक्टर जनरल है। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में अगले स्थायी राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, भारत की तरफ से। मैंने कल आप लोगों से पूछा था औरंगाबाद का नाम क्या बदला गया है, संभाजी नगर। आज का सवाल है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, लास्ट टाइम मैंने कह दिया था कि CNES ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, ये नहीं है, फ्रांस की है। CNES चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। CNSA लिखा होता ना तो ये चाइना का होता। मैं अपडेट करूंगी कल जब इसे सॉल्व करवाऊंगी तो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा, वीडियो के साथ तो मिलेंगे नेक्स्ट। आज तो मैं टेलीग्राम के बारे में बताना भूल गई। यदि आप डेली की क्विज और पीडीएफ चाहते हैं ना तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। टेलीग्राम के लिए कल्याणी मैम पीडीएफ ये सर्च कीजिए, ये मेरा चैनल, ऑफिशियल चैनल यही है, जहां लगभग 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।